आज के सेशन में मैं एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट जो है आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। रिसेंटली 6 नवंबर को जो है यह जजमेंट जो है हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है और इस जजमेंट के अंदर दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट, आज की डेट में हम देखते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से कोई गुड्स परचेज की और एट दैट टाइम जब मैंने गुड्स को परचेज किया, सप्लायर ने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर दी और कुछ समय बाद सप्लायर किसी वजह से जो है उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देता है, शट डाउन कर देता है। और आज की डेट में जीएसटी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, जहां पर भी सप्लायर जो है नॉन एग्जिस्टेंट है, मींस सप्लायर को जो है जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा चुका है, सप्लायर को ढूंढने की कोशिश की तो सप्लायर का पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में जीएसटी डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करता है, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिजेक्ट कर देता है और सेक्शन 74 में जो है आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मानते हुए जो है आप पर पेनल्टी इनिशिएट कर देता है। आज की लाइफ में बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो इस मैटर को फेस कर रहे हैं, जहां पर जीएसटी ऑफिसर उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जैसे ही जीएसटी ऑफिसर को पता चलता है कि सप्लायर जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यह बिना पता किए कि क्या जेन्युइनली बिजनेस शटडाउन किया गया है या फिर सप्लायर किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कुछ भी वेरीफाई नहीं करता है जीएसटी ऑफिसर, सीधा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट करता है और सेक्शन 74 में आपको शो कॉज नोटिस इशू करते हुए आप पर जो है इंटरेस्ट पेनल्टी लेवी करता है। तो इस मैटर पर जो है बात की गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मैटर को कंसीडर किया है। और सेकेंडली जो मैटर है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि अगर मान लीजिए आपने कोई परचेज की है और उस परचेज पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं किया है, इसके बावजूद भी आप पर पेनल्टी लेवी की जा सकती है। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर में इस जजमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जो बायर है, वो कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है, उसने जो परचेज की उस पर जीएसटी भी पे कर दिया और जैसा कि आपको पता है कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो उस टैक्स का जो क्रेडिट है वो बायर ने नहीं लिया। इसके बावजूद भी कहा गया कि उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इन दोनों मैटर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए हमारी वीडियोस यूजफुल है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 74 वाज इनिशिएटेड। सेक्शन 74 के तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई और एक नोटिस इशू किया गया और उस नोटिस में कहा गया कि वन ऑफ द सप्लायर जिससे आपने परचेज ली है, रोहित कोल ट्रेडर्स, was not found to be in existence and meaning thereby the purchase shown by the petitioner are bogus। आपने जो परचेज ली है वो बोगस है। If the seller, that is Rohit Cold Trader, was found non-existence, the proceedings can be initiated, but the authorities has failed to consider the fact that GST returns are prescribed under the act was filed by the seller। अगर रोहित कोल्ड ट्रेडर जो कि सप्लायर है, अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर ऑफिसर ने यह चेक ही नहीं किया कि क्या सप्लायर ने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल की है या नहीं की है, और अगर रिटर्न्स फाइल कर दी है तो क्या उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया है या नहीं किया है। ये सभी बातें ऑफिसर ने चेक ही नहीं की, वेरीफाई ही नहीं की और सीधा प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी और जो है अपना ऑर्डर पास कर दिया। अब जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी अगर फाइल की गई है तो सीधी सी बात है टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की गई होगी। तो उस फैक्ट्स को कैसे इग्नोर किया जा सकता है बाय द ऑफिसर्स।
by the seller to which not a single word has been whispered while passing the impugned order. ऑर्डर पास करते हुए इसके बारे में जरा सी भी बात नहीं की गई कि सप्लायर ने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल की है या नहीं की है. द इम्प्यूग्ड ऑर्डर आर सेट असाइड. हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया. द मैटर इज रिमांडेड टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी. और जो है वापस फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को यह जो मैटर है उसको वापस भेज दिया गया है, ताकि फिर से जो है अपनी जो फाइंडिंग्स है, अपने जो ऑब्जर्वेशंस है, उनके जो फैक्ट्स हैं उनको फिर से वेरीफाई किया जाए और आफ्टर दैट एक ऑर्डर जो है पास किया जाए. अब हम बात करते हैं डिटेल में कि इस ऑर्डर के अंदर क्या है. यहां पर कहा गया कि जो पेटिशनर है, बेसिकली जिसने जो रिट पेटिशन फाइल की है हाई कोर्ट के अंदर, जो एग्रीड पर्सन है, जो टैक्स पेयर है, जिसके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस इशू किया गया, पेनल्टी लेवी की गई. कहा गया कि यह जो पेटिशनर है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस परचेज वेरियस मटेरियल्स फॉर विच ड्यू टैक्स इनवॉइसेस वर इशूड एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स द गुड्स वर रिसीव्ड. टैक्स इनवॉइस है, टैक्सेस की पेमेंट की गई है, गुड्स को रिसीव किया गया है. The goods were received during the assessment period in question. Purchase of coal was made from Rohit Coal Trader. Rohit Coal Trader एक सप्लायर है जिससे कोल की परचेज की गई. For which tax invoice was issued in which CGST, SGST and GST composition cess was charged. तो सप्लायर ने जो है CGST, SGST और composition cess चार्ज किया. On the said purchases, even after payment of tax, no input tax credit was availed by the petitioner. पेटिशनर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ही नहीं किया. रीजन बीइंग वो कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड था, तो ऐसे में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है. बाय द पेटिशनर ऑन द ग्राउंड दैट पेटिशनर हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन, बट द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 74 वाज इनिशिएटेड एंड ए नोटिस issued on 30th of July 2020 on the ground that the Rohit Coal Trader was not found to be in existence. रोहित कोल ट्रेडर जो सप्लायर है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. और इसके बाद एक ऑर्डर पास कर दिया गया 15th of July को, जिसमें टैक्स को इंपोज किया गया और एक पेनल्टी जो है वो लेवी की गई. एंड अकॉर्डिंगली द डिमांड वाज रेज्ड अगेंस्ट द सेड ऑर्डर. ए रेक्टिफिकेशन अपील under section 161 is filed by the taxpayer but no relief is to be given. कोई रिलीफ नहीं दी गई. अब यहां पर कहा गया कि he further submitted that the observation of the authorities below is preserved with regard to the observation made that Rohit Coal Trader has not paid the legitimate tax are concerned. Rohit Coal Trader has filed GSTR 1 and 3B which could not be submitted without payment of tax. Rohit Coal Trader ने GSTR 1 फाइल की है, GSTR 3B फाइल की है, और आप सबको पता है GSTR 3B विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फाइल नहीं की जा सकती. तो ऐसे में कैसे GSTR 1 और GSTR 3B जीएसटी रिटर्न्स को इग्नोर किया जा सकता है? क्यों उनको ऑब्जर्व नहीं किया गया? अब यहां पर जो एक बात क्लियर की गई, जो पहला मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती. क्योंकि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि बोगस परचेजेस है, तो आप पर पेनल्टी लेवी की जाएगी. इवन आपसे टैक्स भी चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा और पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी. It is not in dispute that the petitioner has opted for compounding, but merely opting for composition will not prohibit the respondents for initiating the proceedings under section 74. सिर्फ इसलिए कि आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती. तो ध्यान रखें, जो भी लोग जिनको लगता है कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग से बच सकते हैं. He further submitted that the purchases have been shown by the petitioner from Rohit Coal Trader. रोहित कोल ट्रेडर से जो परचेज ली गई है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया है. एंड एट द टाइम ऑफ सर्वे द अफोरसेड फर्म वाज नोन एग्जिस्टेंस, मीनिंग देयरबाय द परचेजेस शोन बाय द पेटिशनर आर बोगस. तो जब ये सर्वे किया गया उस टाइम रोहित कोल डिपॉजिट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस में पाई गई, और ऐसे में जो है जो परचेजेस शोन की गई है बाय द टैक्स पेयर, इट मींस वो क्या है, बोगस है. ये जीएसटी डिपार्टमेंट का मानना है.
He submitted that the legitimate tax which should be received by the state from the said purchases have not been deposited and as such the proceedings are justified. So according to department कि सप्लायर एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा है, तो इसके लिए जो है ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना जस्टिफाइबल है. आफ्टर हियरिंग the court records that it is not in dispute that the petitioner has opted for compounding which have been accepted by the respondent authorities for a period of 2017 to 2019. तो इस पीरियड में जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया गया था, जीएसटी डिपार्टमेंट भी इस बात को मानता है. The disputed purchase as shown by the petitioner from Rohit Cold Trader pertains to May 18 to June 18 which falls under the above said period of composition. तो जिस पीरियड में कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया गया है उसी पीरियड की परचेज है. अब यहां पर कहा गया कि द पेटिशनर इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन दैट एड्यूस्ड एविडेंसेस सच एज टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, जीआर, पेमेंट रिसीट्स एटसेट्रा. तो टैक्स पेयर्स ने सभी डॉक्यूमेंट्स, टैक्स इनवॉइस है, चाहे वो ई-वे बिल है, चाहे वो पेमेंट रिसीट्स है, चाहे वो गुड्स रिसिप्ट वाउचर है, ये सभी जो है वो प्रोड्यूस किए गए बाय द टैक्स पेयर to show that purchases have been made from the registered dealer. It is also admitted that the registration of Rohit Cold Trader has been cancelled by order dated October 2019. अक्टूबर 2019 में जो है रोहित कोल्ड ट्रेडर का जो है जीएसटी नंबर जो है कैंसिल किया गया. In other words, at the time of transaction in question, the seller was registered under the GST law. Now, it has been argued that on behalf of petitioner that Rohit Cold Trader has filed his return for 1819, that is GSTR1 and 3B. It is a matter of common knowledge that after filing of GSTR1, an auto pop-up window would be opened for filing of 3B for payment of tax, and form GSTR2A can be viewed by the purchaser of goods in question. तो सीधी सी बात है, GSTR1 में अगर आपने कोई सप्लाई डिक्लेयर की है तो उसका टैक्स आपने GSTR3B में डिस्चार्ज किया होगा. Once the said form was generated and the said fact has not been disputed by the authorities while passing the order, which goes without saying that at the time of transaction purchaser and supplier both were registered. So it means at that time दोनों जो है registered थे. However, at the subsequent time, if the seller was found non-existence, the proceedings can be initiated, but the authorities has failed to consider the fact that GST returns are prescribed under the act was filed by the seller. तो भले ही वो नॉन एग्जिस्टेंस में है, आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन जो रिटर्न्स की बात है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो. GST returns was filed by the seller to which not a single word has been whispered by while passing the order. जो order पास किया गया उसमें उनकी कोई बात ही नहीं की गई. On the contrary, an observation has been made that petitioner has failed to bring on record any cogent matter to show that Rohit Cold Trader has deposited the tax. कहा गया कि जो टैक्स पेयर है वो प्रूव नहीं कर पा रहा कि रोहित कोल्ड ट्रेडर ने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, जबकि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी रोहित कोल्ड ट्रेडर की GSTR1 है, GSTR3 है, जिससे वो चेक कर सकता है कि क्या टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की गई है या नहीं. Under the GST regime, all details are available in the form of GST department. The authorities could have very well verified as to whether after filing of R1 and 3B, how much tax has been deposited by the seller, Rohit Cold Trader, but the authorities has failed to do so. Thus, looking to the said fact, the impugned order cannot be sustained in the eyes of law. तो हाई कोर्ट ने इस मैटर को तो बहुत क्लियरली कह दिया है कि सिर्फ वो नॉन एग्जिस्टेंस में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिजेक्ट कर देंगे या फिर आप टैक्स पेयर को जो है यह मानेंगे कि उसने बोगस परचेज की है. यहाँ पर डिपार्टमेंट को यह तो चेक करना चाहिए कि क्या उसने अपनी रिटर्न्स फाइल की है, अगर रिटर्न्स फाइल की है तो उसने कितनी टैक्स लायबिलिटी किस फॉर्म में डिस्चार्ज की है. और सेकंड मैटर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पार्टी है टैक्स पेयर है वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, उसने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, उसके बावजूद भी सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है, ये ऑर्डर में क्लियर कर दिया गया है. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, परचेज तो बुक कर लेते हैं लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत बार छोड़ देते हैं, उनको लगता है रिस्की फर्म है तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम नहीं करते. तो ध्यान रखें, अगर आपने परचेज को अकाउंट्स फॉर किया है तो इट मींस अगर यह प्रूव हो जाता है कि जो सप्लायर है वो
उसकी मेलाफाइड इंटेंशन थी, वो जेन्युइन सप्लायर नहीं था, तो आपने जो परचेज रिकॉर्ड की है वो भी बोगस परचेज कहलाएगी। एंड इन दैट सिचुएशन उस परचेज पर जो टैक्स होगा प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी आपसे रिकवर की जा सकती है। आई होप मेरी यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी जो इस तरह के लिटिगेशंस में जो है डील कर रहे हैं। तो और ढेर सारी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अर्लीस्ट टाइम पर आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।